हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में क्या करेंगे? इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में हम समझेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म का मीनिंग क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आखिरकार होता क्या है, और जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से किस तरीके से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, वो इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए जस्टिस को इंश्योर कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए एक बार फटाफट से अंडरस्टैंड करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी हो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में इस पूरे के पूरे टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे दोनों ही चीज़ों को, कि आखिरकार ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और आखिरकार ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। ठीक है, many people think that these two things have revolutionized the functioning of judiciary and made it more people friendly। तो क्या है यहाँ पर ये बोला गया है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है और जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उसकी वजह से, इन दोनों ही चीज़ों की वजह से जो जुडिशरी की फंक्शनिंग है वो रेवोल्यूशनाइज हो गई है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है एंड हमारी जुडिशरी और ज़्यादा पीपल फ्रेंडली जुडिशरी बन गई है। और ज़्यादा क्या बन गई है? पीपल फ्रेंडली जुडिशरी बन गई है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से क्या हुआ, पीपल फ्रेंडली जुडिशरी बन गई, तो ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, आखिरकार ये जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या कर रही है जुडिशरी जिसकी वजह से और ज़्यादा लोगों के लिए काम कर पा रही है एंड और ज़्यादा पीपल फ्रेंडली बन पा रही है? तो अब हम समझते हैं सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म की इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके बारे में, एंड पीआईएल के बारे में भी हम समझेंगे। देखो, एक मोटी अंडरस्टैंडिंग जो है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जब हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म इज द प्रोएक्टिव रोल, जुडिशियल एक्टिविज्म इज द प्रोएक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द राइट्स, प्रोटेक्ट द राइट्स of the people and ensure justice in the society, आप चाहो तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, ensure justice in society, इस चीज़ को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द क्या है ना, प्रोएक्टिव रोल। एक्टिव का मतलब देखा है? देखो, किसी भी इंसान को जब हम कहते हैं एक्टिव है, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब क्या है? वो अपने काम को बहुत प्रोएक्टिव तरीके से करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक बहुत कहते हैं ना, बहुत फिजिकली एक्टिव इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ही सेम टू सेम तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म की जब हम बात करेंगे और उसमें हम बात करेंगे प्रोएक्टिव रोल की, तो उसमें क्या हो रहा है कि जुडिशरी बहुत प्रोएक्टिव तरीके से, बहुत सक्रिय रूप से अपना जो रोल होता है, जस्टिस देने का जो रोल होता है, उसको निभा रही है। और किस तरीके से निभा रही है? ताकि वो लोगों के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके एंड सोसाइटी में हर किसी के लिए जस्टिस को इंश्योर कर सके। तो जब जुडिशरी अपने काम को प्रोएक्टिव तरीके से करेगी, एक प्रोएक्टिव रोल निभाएगी सोसाइटी में और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और हर किसी के लिए जस्टिस को इंश्योर करेगी, उस चीज़ को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ में आ गया? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है कि जुडिशरी बहुत एक्टिव तरीके से लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे लोग जो पहले जुडिशरी के पास नहीं आ पाते थे, कोई बैकवर्ड सेक्शन है, उनको जस्टिस नहीं मिल पाता था, तो अब जुडिशरी क्या कर पा रही है? जुडिशरी उनको भी जस्टिस दे पा रही है। ठीक है, समझ रहे हो? ये होता है मतलब। ठीक है, तो इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हो। अब जब हम कह रहे हैं कि जुडिशरी हर किसी के लिए काम कर पा रही है, जुडिशरी सोसाइटी में जस्टिस को इंश्योर कर पा रही है, तो वो तरीका क्या है? उसी तरीके को हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, उसी तरीके को हम क्या कहते हैं? उसी तरीके को हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अब हम रीड करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फ्लरिश्ड इन इंडिया इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। सो जो चीफ इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हमने समझ लिया जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब है लोगों के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से काम करना एंड लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ में जस्टिस को इंश्योर करना। बट किस तरीके से वो कर पाएगी? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जुडिशरी ये कर पा रही है? उसी चीज़ को, उसी इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, 3 शब्द है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़ी हुई जो लिटिगेशन है, जो पिटीशन है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होती है, उस चीज़ को कहा जाता है क्या? वो एक ऐसा चीफ इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए जुडिशरी बहुत प्रोएक्टिव रोल निभा पा रही है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म कर पा रही है।
तो PIL का दूसरा नाम क्या है? सोशल एक्शन लिटिगेशन, यानी कि सोसाइटी में कुछ सोशल जो लोग हैं, मतलब सोसाइटी में जो सोशल एक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसको करने वाली जो लिटिगेशन है, सोशल एक्शन को प्रेरित करने वाली, कि जुडिशरी पर्टिकुलरली सोसाइटी में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, ठीक है, उस पिटीशन को भी क्या कहा जाता है? सोशल एक्शन लिटिगेशन। एंड PIL कह लो या फिर SAL कह लो, यानी कि सोशल एक्शन लिटिगेशन कह लो, दोनों वही इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए जुडिशियल एक्टिविज्म इंश्योर किया जाता है। अब हम समझते हैं डिटेल में कि आखिरकार PIL या ये जो SAL है, ये क्या होता है, ये इमर्ज क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, ठीक है, समझ रहे हो? अब हम इनके बारे में समझेंगे कि PIL का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ठीक है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, देखो नॉर्मली हम या आप कभी भी कोर्ट कब जाते हैं? नॉर्मली वही इंडिविजुअल कोर्ट जाता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है, जिसके सपोज जब कोई इंडिविजुअल खुद पर्सनली एग्रीव्ड होता है, उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, तो तभी तो वो इंडिविजुअल जाएगा ना, तभी वही इंडिविजुअल जाता है जिसके साथ गलत होता है, वही कोर्ट से क्या करता है? न्याय की गुहार करता है। सिंपल सी बात है, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जब हम PIL की बात कर रहे हैं, तो PIL में ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसके साथ गलत हुआ है वही जाएगा, ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। और हुआ क्या? In 1979, the court set the trend when it decided to hear a case when the case was filed not by the aggrieved person but by the others on their behalf. तो अब क्या किया? 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई प्रैक्टिस चालू करी, एक नया ट्रेंड सेट करा, ठीक है। नया ट्रेंड सेट क्या करा? उसमें अलाउ कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अब से, ठीक है, अब से ज़रूरी नहीं जिसके साथ गलत हुआ है हमेशा वही कोर्ट में आए और वही कोर्ट को बोले कि आप पर्टिकुलर केस में हमें क्या करो, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करो। अब उन लोगों के बिहाफ पर जिसके साथ गलत हो रहा है, उसके बिहाफ पर कोई दूसरा इंडिविजुअल भी आ सकता है एंड उन लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, उन लोगों के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन फाइल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर पिटीशन पर फिर सुनवाई करेगा, ठीक है, समझ रहे हो? तो मोटे तौर पर दोबारा से अगर हम चीज़ को समझें कि ये PIL या फिर SAL आया कैसे, तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में जो पर्सनली इंडिविजुअल जिसके साथ कुछ गलत होता है, तभी वही इंडिविजुअल जाकर के कोर्ट को अप्रोच किया करता था। दैट इज टू से अ पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और हु इज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट कुड मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। जिसके साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या तो वो या फिर जिसका कोई राइट वायलेट हुआ है, वो जाया करते थे कोर्ट, है ना, केवल वही जाया करते थे जिसके साथ ऐसी कुछ गड़बड़ हो नहीं है, ठीक है। बट 1979 में, अराउंड 1979 यानी कि आफ्टर इमरजेंसी, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ट्रेंड सेट करा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जैसे कि उस टाइम पर PN भगवती थे, ठीक है, DA देसाई थे, O चिन्नप्पा रेड्डी थे, तो ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे कुछ एक्टिव जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम पीरियड में। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसके साथ गलत हुआ है केवल वही डायरेक्टली आए और वही केस फाइल करे तभी हम सुनेंगे। हम क्या कर रहे हैं आज से बाद में कोई भी दूसरा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो एक पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल है, यानी कि जो किसी पब्लिक को, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ग्रुप को भी वो रिप्रेजेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। हम उस पिटीशन को भी सुनेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? सो एज द केस इन्वॉल्व्ड अ कंसिडरेशन ऑफ द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, it and such other cases came to be known as public interest litigation. Around the same time, the Supreme Court also took up the case about the rights of prisoners. This opened the gate for the large number of cases where public-spirited citizens and the voluntary organization, they sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life conditions of poor. इस पूरे उसमें क्या बोला गया? इस पूरे उसमें ये बोला गया कि जब 1979 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि कोई भी दूसरा इंडिविजुअल किसी दूसरे के बिहाफ पर, किसी एक ग्रुप के बिहाफ पर कोर्ट में आकर केस फाइल कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है। ये केस किस चीज़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए? ये केस पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो जो केस फाइल किया जाएगा किसी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा, वो क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, तो इसीलिए उस पर्टिकुलर केस को क्या कहा जाने लगा? उस पर्टिकुलर केस को कहा जाने लगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो अगर समराइज करें तो भाई PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब वो सारी पिटीशन जो किसी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन के द्वारा फाइल करी गई है किसी दूसरे ग्रुप्स के बिहाफ पर, जिनके साथ राइट्स का, जिनके साथ वायलेशन हो रहा है उनके राइट्स का, या जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उनके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रहा है? पिटीशन को फाइल कर रहा है। और ये जो इंटरेस्ट है, ये जो पूरा केस है, ये पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। किससे जुड़ा होना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट से, यानी कि किसी ग्रुप का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है,
समझ रहे हो? तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। तो जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनना सुनना चालू करा इंटरेस्ट लिटिगेशन पर, तो फिर क्या हुआ? बहुत सारे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स आए, ठीक है, मतलब बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आए। सोशल एक्टिविस्ट ने क्या करा? सोशल एक्टिविस्ट ने सपोज बहुत सारे प्रिजनर्स जो है ना, बहुत साल से जेल में ही पड़े हैं, ठीक है, उनको आज़ादी भी नहीं मिल रही और ना ही एक तरीके से उनके ऊपर कोई कार्यवाही करी जा रही है, ना ही उनको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। तो क्या हुआ? तो बहुत लंबे टाइम तक वो ऐसे ही जेल में बंद रहे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा? उनका राइट टू लाइफ अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आगे आए। सोशल एक्टिविस्ट ने इन प्रिजनर्स के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि देखो इतने लंबे टाइम पीरियड से क्या हो रहा है, ये लोग हमेशा जेल में ही बंद हैं और इनके ऊपर ना तो इनको सुना जा रहा है, ना ही इनको जेल से रिहा किया जा रहा है, इनकी राइट टू लाइफ अफेक्ट हो रही है। तो फिर क्या हुआ? ऐसे सारे ग्रुप्स ने क्या करा? इन सभी ग्रुप्स को हम लोग, ये जो सोशल एक्टिविस्ट आए, उन्होंने इनकी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर चीज़ पर सुनवाई करी, ठीक है। तो ये सारे कुछ सर्टन सोशल एक्टिविस्ट आए, ठीक है, कोई भी हो सकता है सोशल एक्टिविस्ट जो किसी भी तरीके से किसी एक ग्रुप के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो सभी लोग पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन कहलाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ आ गया सपोज, ठीक है, बहुत सारे एनजीओज आ गए, वो एनजीओज जो किसी वर्कर के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, सपोज जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, ठीक है, तो जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनके साथ क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और उनको पता नहीं था, ठीक है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो वो इतने कमज़ोर स्थिति में थे कि वो अपनी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्टली जा करके उठा नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई पैसा भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो क्या किया गया? बहुत सारे एनजीओज आगे आए, एनजीओज ने बॉन्डेड लेबर की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में जा करके उठाया और वहाँ पर क्या करी? वहाँ पर पीआईएल फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किस तरीके से बॉन्डेड लेबर के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वर्कर्स को जो मिनिमम वेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ? इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव, बिकॉज ऑफ दिस इनोवेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये जो 1979 में जो हमने ट्रेंड चेंज करा, अलाउ करा पीआईएल को, उसकी वजह से बहुत सारे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन आगे आए, वॉलंटरी सिटीजन्स आगे आए एंड उन्होंने दे सॉट जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशंस ऑफ पुअर। तो बहुत सारे जो गरीब लोग जो खुद जा करके सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, अब खुद सोचो ना, एक आम इंसान को तो पता भी नहीं होता है कि उसके राइट्स क्या है, तो उसको जानकारी ही नहीं होती है कि उनके कुछ राइट्स भी होते हैं और उनके कुछ राइट्स का वायलेशन भी किया जा रहा है, ठीक है। जो ईंट के भट्टों पर काम करते हैं या नॉर्मली जो लेबरर्स हैं, उनके राइट्स का वायलेशन होता रहता है, उनको पता भी नहीं होता, ठीक है। तो जब उनको पता ही नहीं है तो खुद सोचो, क्या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करो? नहीं। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हर किसी को अधिकार दे रहा है। तो इसीलिए क्या होता है? इसीलिए हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स की ज़रूरत होती है, ऐसे पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स आगे आते हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आगे आती है, बहुत सारी एनजीओज आगे आती है और वो ऐसे गरीब लोगों के बिहाफ पर, ठीक है, ऐसे अनअवेयर सिटीजन्स के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी एंड सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेती है कि इन सबके राइट्स का प्रोटेक्शन हो, ठीक है। और ये चीज़ कैसे हो पाई? बिकॉज ऑफ पीआईएल, बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये चीज़ हो पाई, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एनजीओज आए, बहुत सारे ये जो एनजीओज आए, बहुत सारे ग्रुप्स आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से आवाज़ उठाई, गरीब लोगों की आवाज़ उठाई, वर्कर्स की आवाज़ उठाई, बहुत सारा जब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रुप भी आ गया है, तो उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए आवाज़ उठाई कि देखो दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सो वी आर आस्किंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि आप गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर दो ताकि गवर्नमेंट कुछ ढंग से स्टेप्स उठा सके। समझ रहे हो? तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी काम करने के लिए कुछ लोग आगे आए एंड जो ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट होता है उसके लिए भी बहुत सारे लोग आगे आए एंड पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए जितने भी केसेस थे उन सब को पीआईएल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। सो पीआईएल बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। पीआईएल क्या बन गया? पीआईएल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हीकल बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट बन गया जिसकी वजह से जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल निभा पा रही है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए एंड सोसाइटी में हर किसी के लिए, कोई गरीब ही क्यों ना हो, अंडर प्रिविलेज सेक्शन क्यों ना हो, जितने भी बैकवर्ड सेक्शन है उन सब के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए और उन सबको जस्टिस देने के लिए जो एक तरीका बन गया है वो क्या बन गया है? पीआईएल बन गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है? जुडिशरी विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट ट्रेडिशनली Judiciary, which is an institution that traditionally confined to responding to the cases brought before it, began considering many cases merely on the basis of the newspaper reports or the postal complaint. नॉर्मली क्या हुआ करता था? हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा कि जुडिशरी का ट्रेडिशनल रोल क्या था? ट्रेडिशनल रोल ये था कि आपको आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुआ है तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास,
डायरेक्टली आप ही जाओगे, आप ही अपनी बात को वहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। ये था ट्रेडिशनल रोल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रेडिशनल रोल से क्या कहा, ट्रेडिशनल रोल को चेंज किया और बोला कि अब हम क्या करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट खुद क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट खुद जो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आ रही है या पोस्टल कंप्लेंट्स, कोई लेटर लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बेसिस पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही करेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो इम्पोर्टेंट रोल है, इसको क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रोल को कहा जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना, ठीक है। एक नया शब्द है लेकिन इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे जब भी आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना, ये शब्द आप ज़रूर सुनोगे, या इवन अगर अभी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो ये चीज़ आप जनरली एक दो केस में सुनते ही हो। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑन इट्स ओन मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल नहीं कर रहा है, ठीक है। जनरली केस कब सुने जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल करे, कोई केस फाइल करे, तभी सुप्रीम कोर्ट सुनता है ना चीज़ों पर। अच्छा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखी कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मणिपुर में बहुत सारे लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या लेगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट लेगा सुओ मोटो कॉग्निजेंस, यानी कि खुद ब खुद उस पर्टिकुलर इशू को उठाएगा एंड खुद ब खुद बताएगा कि इस पर्टिकुलर इशू में गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर्स जारी करेगा ताकि गवर्नमेंट वहाँ पर जो मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है या किसी और जगह पर किसी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे। और ये क्या हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के बेसिस पर ये डिसीजन ले रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है गवर्नमेंट को। किसी ने पिटीशन फाइल नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, अपने खुद के इनिशिएटिव के बेसिस पर बिना किसी फॉर्मल पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट लेता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। इसी चीज़ को कहा जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कि अगर कंट्री में किसी के साथ भी गलत हो रहा है तो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी कि इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों का राइट्स वायलेशन हुआ, राइट्स का वायलेशन हुआ, ठीक है। या सपोज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन एक टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, वैसे तो अभी भी बढ़ा रहता है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बेसिस पर खुद उस पर सुनवाई करी, ठीक है। खुद उस पर बताया कि यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव तरीके से जो भी इंडियन सोसाइटी में कहीं पर भी किसी का राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है कुछ चीज़ों को, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले भी रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी इशू कर रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को सुनता भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जाता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। तो ट्रेडिशनल रोल से हटकर अब सुप्रीम कोर्ट क्या करने लगा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पर या अगर किसी ने कोई पोस्टल कंप्लेन करी, सुप्रीम कोर्ट को कोई लेटर लिखा, तो उस लेटर पर भी सुनवाई होती है, ठीक है। उस लेटर पर जो इंपॉर्टेंट इशू है कि जो जेल में बंद लोग हैं उनके साथ फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ सुनी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिजनर्स का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, उसको वायलेट किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट आगे कार्यवाही करेगा एंड जो प्रिजनर्स जो अथॉरिटीज़ है, प्रिजन जो अथॉरिटीज़ है, ठीक है, जो पूरी की पूरी जेल को देखती है, उस अथॉरिटी को गाइडलाइंस भी देगा, ऑर्डर देगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, तो ये है प्रोएक्टिव रोल, ठीक है। दिस इज वॉट द प्रोएक्टिव रोल इज एंड देयरफॉर द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म बिकेम मोर पॉपुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल ऑफ जुडिशरी। तो ये जो पूरा का पूरा जो पॉपुलर रोल है, जो पॉपुलर डिस्क्रिप्शन है ना, ये जो रोल निभा रही है जुडिशरी प्रोएक्टिव तरीके से अपने आप न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स के बेसिस पर चीज़ों को सुन रही है एंड ऑर्डर दे रही है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उसी चीज़ को जुडिशियल एक्टिविज्म के तौर पर कहा जाता है, ठीक है। मोटा आइडिया क्या है, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म के पीछे, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि जुडिशरी जितने भी केसेस हैं, ठीक है, भले ही वो केस उसके सामने पिटीशन क्यों ना फाइल करी जा रही हो, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो पूरी की पूरी जुडिशरी है वो इंश्योर करेगी कि इंडियन सोसाइटी में जस्टिस हमेशा हर किसी को मिले, ठीक है। और कहीं पर भी अगर किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हो रहा है तो वो चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है, सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव तरीके से उस पर भी ऑर्डर देता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ PILs को देखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सबसे पहली जो हमारी PIL फाइल होती है ना, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि कुछ ग्रुप जिसके साथ गलत हो रहा है
उसके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पिटीशन फाइल करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने पीआईएल में पढ़ी। तो सबसे पहली जो इंडिया में जो पीआईएल फाइल हुई वो कौन से केस में होती है, वो होता है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में। ठीक है, 1979 में क्या हुआ, ये जो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है उसमें क्या हुआ कि इन 1979 न्यूज़पेपर पब्लिश रिपोर्ट्स अबाउट अंडर ट्रायल। न्यूज़पेपर में कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुई कि बिहार में बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं जो बहुत लंबे साल से जेल में बंद हैं। ठीक है, और उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, ना ही तो उनको जेल से रिलीज़ किया जा रहा है और ना ही जो है उनको कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है ताकि कोर्ट उनको जितनी सज़ा हो सकती है उतनी दे दे। तो इतने लंबे टाइम से जब वो बंद है ना, तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से वो जेल में बंद होने की वजह से जितनी सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा सज़ा मिल चुकी है। ठीक है, मतलब उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो जेल में रह चुके हैं जितने के लिए वो रहने चाहिए थे अगर उनको सज़ा मिलती तो। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है उसने क्या करा, इस रिपोर्ट जब ये न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पब्लिश हुई तो एक एडवोकेट आगे आए। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, फिर जब एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ऐसा ऐसा केस बिहार में हो रहा है और बिहार में बहुत सारे लोग अंडर ट्रायल्स के तौर पर इतने लंबे साल तक जेल में ही बंद है, उनका जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21, वो लंबे टाइम से वायलेट हो रहा है एंड ना ही उनको स्पीडी ट्रायल मिल रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में वो एडवोकेट ने पिटीशन फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई हुई और ये क्या हुआ, ये हमारा सबसे पहला पीआईएल के तौर पर आता है। ठीक है, ये क्या था, ये सबसे पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस आता है। एंड इस पर्टिकुलर केस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए हर किसी को। क्या मिलना चाहिए, स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, कि अगर कोई जेल में बंद है इट डज नॉट मीन कि हम उसको पूरे जीवन भर जेल में ही बंद रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति है उसको स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, अगर उसको सज़ा देनी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फटाफट से कोर्ट के सामने पेश करो एंड जो भी सज़ा उसको देनी है उसके अकॉर्डिंगली दो। ऐसा नहीं है कि हम लंबे टाइम तक उनको अंडर ट्रायल्स के तौर पर ही जेल में हमेशा बंद रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। भले ही वो अरेस्ट हो गए हो बट दे ऑल्सो हैव द फंडामेंटल राइट्स एंड उनको स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए। ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब खुद सोचो का क्या ये जो प्रिजनर्स हैं, ये जो अंडर ट्रायल्स हैं, ये खुद तो जा नहीं सकते थे सुप्रीम कोर्ट के पास, क्यों, क्योंकि ये तो जेल में बंद है। तो जब पीआईएल आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा कि किसी एक ग्रुप के बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है, तो उनके बिहाफ पर एडवोकेट गए और एडवोकेट ने पिटीशन फाइल करी और इस तरीके से इंश्योर होता है पीआईएल के जरिए कि जस्टिस मिले हर किसी को, इवन जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता है उनको भी क्या मिले, न्याय मिले। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ही एक और केस 1980 में हुआ। 1980 में एक प्रिजनर थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जस्टिस कृष्ण अय्यर को, जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थे उस टाइम पीरियड में, उनको एक लेटर लिखा एक तरीके से। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, जस्टिस कृष्ण अय्यर ने, द जज गॉट इट कन्वर्टेड इनटू पिटीशन, फिर उसको उस पर्टिकुलर पेपर के बिहाफ पर, लेटर के बिहाफ पर एक पिटीशन फाइल करवाई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर केस में भी सुनवाई करी और ये केस क्या था, ये केस था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980। ठीक है, तो ये केस का नाम क्या था, इस केस का नाम था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई आई कि जो केस है, जो तिहाड़ जेल में जो बंद लोग हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल करी गई इस पर्टिकुलर लेटर के बिहाफ पर, जो कि एक प्रिजनर ने यानी कि कैदी ने ही लिखा था, तो फिर क्या हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भले ही जेल में कोई व्यक्ति बंद है लेकिन फिर भी है तो वो व्यक्ति ना, है तो वो इंडिया का ही सिटीजन, तो उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे और उन फंडामेंटल राइट्स को जेल अथॉरिटीज़ या प्रिजन अथॉरिटीज़ आपको क्या करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी जितनी भी प्रिजन अथॉरिटीज़ थी। ठीक है, उन सभी प्रिजन अथॉरिटीज़ को गाइडलाइंस दी कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते। ठीक है, और जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रिजन के अंदर भी रहेंगे। ठीक है, जो बेसिक राइट टू लाइफ होता है ना, वो जेल में बंद है ना व्यक्ति, उसके पास में भी होगा। अब खुद सोचो, अगर ये व्यक्ति खुद जेल में बंद है, उनके साथ खुद फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, तो अगर पीआईएल ना होता तो क्या इनकी बात कभी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती, नहीं पहुंचती। बट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि किसी और के बिहाफ पर
कोई दूसरा व्यक्ति, एक पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या कोई एनजीओ या कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है और पीआईएल की वजह से उनके ऊपर क्या हो सकती है, सुनवाई हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसे सेक्शन जिनको पहले जस्टिस मिला ही नहीं करता था, उनको भी क्या मिलना चालू हुआ, जस्टिस मिलना चालू हुआ, उनके राइट्स का भी क्या हुआ, प्रोटेक्शन हुआ। समझ रहे हो? और फिर इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है इस पर्टिकुलर चीज़ पर, और सुप्रीम कोर्ट डिमांड करता है, गवर्नमेंट को बोलता है कि गवर्नमेंट आपको कुछ प्रिजन रिफॉर्म करने चाहिए। ठीक है, जो प्रिजन में रहने वाले जितने भी प्रिजनर्स हैं उनकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ है उनको फुलफिल किया जाना चाहिए, एंड जो जेल अथॉरिटीज़ है, जो प्रिजन अथॉरिटीज़ है, उनके लिए कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बनाने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को इस तरीके से एडवाइस दी। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये पूरा आइडिया पढ़ा कि किस तरीके से लोगों के राइट्स के प्रोटेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हो गया है पीआईएल। ठीक है, और कितने एक्टिव तरीके से जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसकी वजह से लोगों के राइट्स का प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, थ्रू द पीआईएल द कोर्ट हैज़ एक्सपैंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स। तो पीआईएल की वजह से क्या हुआ, जो राइट्स का जो आइडिया था ना वो भी एक्सपैंड हुआ। कैसे एक्सपैंड हुआ? क्लीन एयर, अनपोल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग, ये सारे ऐसे राइट्स हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए चाहिए होते हैं, है ना? तो therefore it was felt by the court that the individuals as part of society must have the right to seek justice wherever such rights were violated। तो कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने पीआईएल के जरिए ये बताया कि अगर किसी सोसाइटी का ये सारे राइट्स जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, क्लीन एयर, साफ पानी, है ना, साफ हवा, एंड डिसेंट लिविंग, राइट टू शेल्टर, ये सारे हर सोसाइटी को चाहिए, सोसाइटी के हर व्यक्ति को चाहिए ऐसे राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला कि अगर किसी सोसाइटी में रहने वाले किसी व्यक्ति का ये राइट वायलेट हो जाता है तो उनके पास पीआईएल के जरिए ये अधिकार होता है दैट दे कैन सीक जस्टिस। ठीक है, सो राइट टू सीक जस्टिस भी क्या हुआ, राइट टू सीक जस्टिस भी यहाँ पर पीआईएल की वजह से रिकॉग्नाइज हो पाया कि हर किसी का, हर किसी का अधिकार है कि हम जस्टिस ले सकते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए अगर हमारे किसी भी राइट्स का वायलेशन होता है। और ये न्याय कैसे मिलेगा? ये न्याय मिलेगा थ्रू द पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड हम अपील फाइल कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऑर्डर इशू कर सकता है, हमारे राइट्स को इंश्योर कर सकता है कि वो राइट्स प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, सो राइट टू सीक जस्टिस भी कहीं ना कहीं हमारे पास आ गया है बिकॉज ऑफ पीआईएल। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, secondly, through the PIL and judicial activism of post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration the rights of those sections who cannot easily approach the court। तो ये सिंपल सी बात अभी हमने पढ़ी, 1980 ऑनवर्ड्स के बाद से हमने क्या देखा कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल के तौर पर इस तरीके से काम कर रही थी कि ऐसे सेक्शन जो बहुत ज़्यादा ईजिली कोर्ट के पास नहीं जा पा रहे थे, ऐसे सेक्शन कौन होते हैं, जनरली क्या होता है, गरीब लोग होते हैं, है ना, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इजीली कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, देखो जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, जिसके पास पूरी जानकारी होगी, उसको कोर्ट जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, वो लंबे टाइम तक वेट करवा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े वकील को वो हायर कर सकते हैं, बट क्या एक आम इंसान कर सकता है, क्या गरीब इंसान ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सो इसी की वजह से जुडिशरी ने क्या करा, जुडिशरी ने ऐसे लोगों की भी मदद करनी चालू करी। फॉर दिस पर्पज जुडिशरी अलाउड द पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉयर्स टू, एक सेकेंड, हाँ, सोशल सिटीजन्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉयर्स टू फाइल पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ द नीडी एंड डिप्राइव। ऐसे सेक्शन जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है सुनने की, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी में से आते हैं, तो उनके बिहाफ पर पीआईएल की वजह से अलाउ किया गया कि कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ, कोई भी सिटीजन, ठीक है, जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है, या फिर कोई भी लॉयर क्या कर सकते हैं, ऐसे गरीब लोगों को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड उनके लिए ऑर्डर डिमांड कर सकते हैं कि अगर उनके साथ कहीं गलत हो रहा है, वो कोर्ट तो डायरेक्टली नहीं आ सकते, अपने आप तो नहीं आ सकते, लेकिन इनके द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड ये चीज़ 1980s के बाद बहुत ज़्यादा देखी गई। तो क्या हुआ, 1980s के बाद से धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे पीआईएल को एंटरटेन किया जाने लगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए, उन लोगों के केसेस आए जो पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीआईएल्स फाइल करी जाने लगी एंड इंश्योर किया जाने लगा कि जो गरीब लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि उनके राइट्स क्या है, लेकिन उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उनके बिहाफ पर ऐसे लॉयर्स, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आगे आए और उन्होंने पीआईएल फाइल करी एंड ऐसे लोगों को भी क्या मिला, भारत में जस्टिस मिला। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता तो है कि हर किसी के पास फंडामेंटल राइट्स है, बट जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हमें राइट टू जस्टिस भी तो चाहिए ना,
हमें जस्टिस भी तो मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर केस में, बट जो गरीब लोग होते हैं उनको तो नहीं मिलता। लेकिन जब से PIL आया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि जो बंधुआ मजदूर है, जो अगर किसी बच्चे के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, चाइल्ड लेबर अगर प्रैक्टिस हो रहा है, या फिर अगर किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ गलत अगर हो रहा है, किसी वर्कर को मिनिमम वेजेस जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रही है, इन सब लोगों को भी क्या मिलने लगा, जस्टिस मिलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस PN भगवती कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। उस पर्टिकुलर जजमेंट को देते हुए जस्टिस PN भगवती ने PIL के बारे में कुछ बोला है। तो क्या बोला, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर दे आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दोज विच हैव हिटरटो ऑक्यूपाइड द अटेंशन ऑफ द कोर्ट एंड दे नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ जुडिशियल अप्रोच। जस्टिस PN भगवती ने यही बोला कि जो गरीब लोगों की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है उन लोगों से जो हमेशा कोर्ट के पास आते रहते हैं। ठीक है, जनरली अब तक क्या हुआ, अब तक ये हुआ कि भाई जिसके पास पैसा है, जिसके पास फंड्स है, जिसके पास अच्छा लॉयर हायर करने की वो है, ताकत है, तो वही कोर्ट के पास जाया करते थे। तो यहाँ पर PN भगवती ने यही बोला कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो बाकी लोगों से कंपैरेटिवली बहुत अलग है। बाकी लोगों से जो अपने आप कोर्ट आ सकते हैं, उनसे उनकी जो समस्या है उनके मुकाबले गरीब लोगों की समस्याएं काफ़ी अलग है। और इसीलिए जुडिशरी को गरीब लोगों की समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए होगी, और वही अलग अप्रोच क्या है, PIL। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, इफ़ वी ब्लाइंडली फॉलो द एडवर्सेरियल प्रोसीजर इन देयर केस दे वुड नेवर बी एबल टू इन्फोर्स देयर फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम वही सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करते रहे कि जब आपके साथ कुछ गलत हो तो फिर आप कोर्ट के पास आओ, ठीक है, और पूरा पैसा लगाओ, ठीक है, बड़े बड़े वकील को हायर करो, अगर हम वही एडवर्सेरियल प्रोसीजर को फॉलो करने लगे जो रिच के लिए हो सकता है पॉसिबल बट गरीब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर हम यही चीज़ फॉलो करते रहे ना, तो फिर वो कभी भी जो गरीब लोग हैं, जो बैकवर्ड सेक्शन है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स नहीं करवा पाएंगे, उनको एक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो उनके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन कब होगा, तभी होगा जब हम अलग प्रोसीजर अपनाएंगे। और वो अलग प्रोसीजर क्या है, वही प्रोसीजर है PIL के ज़रिए। उसी प्रोसीजर को कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, कि जुडिशरी क्या कर रही है, जुडिशरी अपने आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के बेसिस पर भी देख रही है कि अच्छा माइग्रेंट वर्कर के साथ अगर कोई कहीं कुछ गलत हो रहा है, कोविड-19 में बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई और बहुत ज़्यादा उनको समस्याएं हो रही है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आगे आता है एंड सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बोलता है कि गवर्नमेंट, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू मेक सर्टन अरेंजमेंट फॉर दीज माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, समझ रहे हो, ताकि उन वर्कर्स का प्रोटेक्शन हो सके, उनका कम से कम राइट टू लाइफ बचा रहे। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल एक्टिविज्म इंश्योर करता है। एंड PIL की वजह से एक अलग तरीका अपनाया गया ताकि ऐसे लोग भी जस्टिस ले सके जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। समझ में आ गया बात। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमने अब तक पूरा मैटर समझ लिया, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है, PIL क्या होता है, सारे केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। एंड बेसिक आइडिया क्या है PIL के पीछे, ये प्रोसीजर चेंज क्यों हुआ, एक अलग प्रोसीजर क्यों अपनाया गया, वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड सर्टन नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ठीक है, दोनों को समझेंगे। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ हैड manifold impact on the political system. It has democratized the judicial system by giving not just to individuals but also groups access to the court. पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोली जा रही है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बहुत सारे इम्पैक्ट रहे हैं हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या हुआ कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से जो जुडिशियल सिस्टम है वो डेमोक्रेटाइज हुआ। डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ इंडिविजुअल्स ही जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाया करते थे एंड दे वर द ओनली वंस जो कोर्ट को एक्सेस किया करते थे। बट अब क्योंकि PIL आ गया, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गया, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स जो पहले नहीं जा पाते थे कोर्ट में, अब वो भी क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं एंड उनको भी अब जस्टिस मिल सकता है। तो क्या हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, है ना, जस्टिस फॉर ऑल इंश्योर हो गया। पहले जस्टिस केवल और केवल कहीं ना कहीं जो रिच लोग थे वो आसानी से ले पाते थे और गरीब लोग थे जस्टिस से वंचित। ठीक है, तो ये जो सिस्टम आया जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से, जो प्रोएक्टिव रोल जुडिशरी अपनाने लगी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस बिकेम एक्सेसिबल टू ऑल। जस्टिस क्या हो पाया, जस्टिस हर किसी को मिलना चालू हुआ। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो आइडिया है हमारा जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है,
जस्टिस फॉर ऑल ये इंश्योर हो पाया, क्योंकि अब गरीब लोगों का भी जस्टिस, गरीब लोगों को भी जस्टिस मिल सकता है, उनकी आवाज़ भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है। कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन उनके इश्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकती है। तो पहली चीज़ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, समझ में आ गया। दूसरी चीज़, इट हैज़ फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं PIL के जरिए जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से इंश्योर हुई। कैसे इंश्योर हुई? एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, जब गवर्नमेंट को कोई इंपॉर्टेंट स्टेप उठाना चाहिए बट गवर्नमेंट नहीं उठा पा रही है, तो फिर उस टाइम पीरियड में क्या होता है? उस टाइम पीरियड में पिटीशन फाइल करी जाती है, PIL फाइल करी जाती है। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी हेडलाइंस ऐसी आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, है ना। तो ये सारी टाइप्स की जो हेडलाइन है, ये क्या है? जुडिशरी की पावर्स है, जिसके जरिए जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर रहा है कि गवर्नमेंट, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना, बट तुम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें फटकार लग रही है कि तुम फटाफट से इस पर्टिकुलर काम को करो। ठीक है, आपने हो सकता है कुछ हियरिंग्स में सुनी हो, जिसमें जज के सामने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, IPS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, उनको वहाँ पर बुलाया जाता है। एंड अगर वो अपना ढंग से काम नहीं करते हैं तो फिर जुडिशरी उनको क्या कहती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देती है कि इतने टाइम पीरियड तक ये काम हो जाना चाहिए। तो क्या हो रहा है, ये जो काम जिसको किया जाना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी को इंश्योर किया जा रहा है एंड जो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया है, तो इतने टाइम लिमिट में ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, वरना अगली हेयरिंग में और ज़्यादा फटकार मिलेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़ सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्टिव एक तरीके से इसका रिजल्ट है, एक पॉजिटिव रिजल्ट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट हैज़ ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। तो इलेक्टोरल सिस्टम भी हमारा और ज़्यादा फ्री और फेयर तरीके से हो पाया है। कैसे हो पाया है इलेक्टोरल सिस्टम? द कोर्ट आस्क्ड द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू फाइल एफिडेविट्स इंडिकेटिंग देयर एसेट्स एंड इनकम along with the educational qualification so that the people could elect their representatives based on the accurate knowledge. सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनको ये बोला कि आप एक एफिडेविट फाइल करोगे। उस एफिडेविट में आप बताओगे आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, पूरा एसेट एंड इनकम के बारे में पूरा का पूरा जानकारी होगा, और अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आप बताओगे, ताकि इससे जो लोग हैं वो अवेयर रहे कि वो किसको चुनने जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो जब आपकी जानकारी होगी, लोगों को जानकारी होगी कि आपकी इनकम कितनी है, एसेट कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, तो वो क्या होगा, वो सही जानकारी के बेसिस पर अपने जो उनको सही रिप्रेजेंटेटिव लगता है उसको बेटर तरीके से चुन पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गया, ताकि ऐसे लोग ही आ पाएंगे जो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं एंड बेटर तरीके से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए कि हाँ, हमें जानकारी है पूरी कि ये कैंडिडेट के पास इतनी इतनी इनकम है और इसके पास क्या है, इतनी इनकम है, ये इतना पढ़ा लिखा है, ये इतना पढ़ा लिखा है, तो पूरी जानकारी के बेसिस पर वो ज़्यादा बेटर तरीके से चॉइस कर पाएंगे कि कौन उनके एरिया के लिए ज़्यादा बेटर कैंडिडेट है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये तो हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ चलेंगे। हर चीज़ के देखो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर PIL के ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ठीक है, और लगातार जो PIL फाइल करी जा रही है, उनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये है। पहला, इट हैज़ ओवरबर्डन द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के सामने, मतलब कोर्ट में इतनी ज़्यादा PIL आ चुकी है, इसकी वजह से क्या हो गया, कोर्ट ओवरबर्डन हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा PIL आ गई, तो कहीं ना कहीं जो सुनवाई करी जानी चाहिए थी लगातार तरीके से, वो नहीं हो पाई, क्योंकि केसेस ही इतने सारे हो गए। ठीक है, समझ रहे हो? और PIL को बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहीं ना कहीं PIL के मिसयूज़ के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। कहने के लिए वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बट बहुत सारे केसेस में ऐसी PIL भी आई जिससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें होने लगी, तो इसकी वजह से जो PIL का जो ऑब्जेक्टिव था कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही लिटिगेशन फाइल करी जाएगी, वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी थी। ठीक है, और ओवरबर्डन तो हो ही गया था, बहुत सारी PIL आने लगी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? Secondly, judicial activism has blurred the line of distinction between the executive and legislature on the one hand and judiciary on the other. क्या बोल रहा है यहाँ पर? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये देखो 3 अलग अलग ऑर्गन है। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है। ठीक है, 3 अलग अलग ऑर्गन है।
हमारे यहाँ पर क्या है, एक प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। क्या कहा जाता है? सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों की पावर अलग अलग है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव तुम क्या करोगे? कानून को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव तुम क्या करोगे? कानून को बनाओगे। और जुडिशरी का काम क्या है? तुम ये देखोगे कि कानून सही है कि नहीं है, ठीक है। तीनों का अलग अलग एरिया है, अलग अलग पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग पावर दे रखी है तीनों को। बट जब से जुडिशियल एक्टिविज्म होना चालू हुआ तो ये जो पावर का जो सेपरेशन था ना, उस पर एक इम्पैक्ट पड़ा, और वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। कैसे इम्पैक्ट पड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो डिस्टिंक्शन था, एक डिस्टिंक्शन जो था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कि ये काम एग्जीक्यूटिव का है, ये जुडिशरी का है, वो इफेक्ट हुआ। क्यों इफेक्ट हुआ? क्योंकि जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत क्या किया, द कोर्ट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस विच बिलोंग टू एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जीक्यूटिव के स्पेयर में थे, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव को काम करना चाहिए था, बट वहाँ पर कोर्ट आने लगा, कोर्ट बोलने लगा उस पर्टिकुलर चीज़ पर। जैसे कि reducing air or sound pollution or investigating a cases of corruption or bringing about electoral reform is not exactly the duty of judiciary. जुडिशरी की ड्यूटी नहीं है कि वो एयर पोल्यूशन के लिए एक तरीके से रिड्यूस करे, ठीक है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करे, या साउंड पोल्यूशन को रिड्यूस करे, या करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करे, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर के आए। ये जुडिशरी का काम नहीं है। जुडिशरी का काम ये है इतना कि जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस को इंश्योर करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना, और जो कानून बनाए जा रहे हैं उनको ये बताना कि ये कानून लॉ के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। ये काम था जुडिशरी का, ठीक है। बट जुडिशरी ने क्या किया? जुडिशरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते हुए जो जुडिशरी का काम नहीं था उसको भी करना चालू कर दिया। जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, जो कानून बनाने वाला जो लेजिस्लेचर है उनका काम था, उसमें भी इंटरफेयर करना चालू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दीज आर द मैटर्स टू बी हैंडल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर। ये जो पोल्यूशन की बात हो गई, करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करवाने की बात होगी, किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि नहीं? गवर्नमेंट में उनकी जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट पहली बात कानून बनाएगी और उस कानून को एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करवाएगा। अगर कहीं एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक द इनिशिएटिव्स। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल निभाते निभाते जुडिशरी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाकी दो ऑर्गन्स का काम है वो करने लगा, ठीक है, बताने लगा कि इस तरीके से तुम्हें काम करना है, ठीक है, ये गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो जुडिशरी खुद गाइडलाइंस देने लगा। जुडिशरी का काम गाइडलाइंस देना तो था ही नहीं, ठीक है। जुडिशरी को केवल बताना था कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए। अब वो होनी कैसे चाहिए ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करे ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करे। अगर एयर पोल्यूशन कम करना है तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो जुडिशरी बताएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा? ये तो गवर्नमेंट का काम हो गया ना, गवर्नमेंट को डिसाइड करने की क्या स्टेप, क्या पॉलिसी लेकर के आएंगी। लेकिन क्या होने लगा? जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से यही बहुत बड़ी दिक्कत हुई कि जुडिशियल ओवर रीच होने लगा। क्या होने लगा? जुडिशियल ओवर रीच होने लगा, ठीक है। ओवर रीच का मतलब क्या है कि जो बाकी दो ऑर्गन्स हैं, जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, उसके काम में जुडिशरी कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने लगा और बताने लगा कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक तरीके से डायरेक्शन हो गया, एक तरीके से उनके काम में इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है। तो जुडिशरी का जो रोल था उसके बियॉन्ड जाकर के जुडिशरी काम करने लगा एंड बाकी दो के रोल में इंटरफेयर करने लगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट सम पीपल फील दैट जुडिशियल एक्टिविज्म हैज मेड द बैलेंस अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वेरी डेलिकेट and democratic government is based upon each organ of government respecting the powers and the jurisdiction of others। हमारे यहाँ पर अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह रहे हैं तो डेमोक्रेसी में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है, जो अभी हमने अंडरस्टैंड करा, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। यहाँ पर तीन अलग अलग ऑर्गन हैं तो तीनों को एक दूसरे की पावर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के जो स्कोप ऑफ पावर है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की पावर में इंटरफेयर कर रहा हो, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बट कहीं ना कहीं एक्टिव रोल की वजह से जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था, एयर पोल्यूशन रिमूव करने का काम, साउंड पोल्यूशन के रिगार्डिंग काम, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था वो काम कौन करने लगा? जुडिशरी करने लगा। और इसी की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर था, ये जो बैलेंस ऑफ पावर था तीनों के बीच में, एक बैलेंस जो बना करके रखा था कॉन्स्टिट्यूशन ने कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तीन अलग अलग स्पेयर थे, तीनों के अलग अलग पावर्स थी। बट कहीं ना कहीं जुडिशरी क्या कर रहा है? जुडिशरी इन दोनों के स्पेयर में आने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ही यहाँ पर बोला गया कि हमें क्या करना है, जुडिशरी हैव टू रिस्पेक्ट द पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर्स। सो जुडिशियल एक्टिविज्म में बी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि हर किसी को एक दूसरे की पावर को रिस्पेक्ट करना है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है जब जुडिशरी एक्टिविज्म के चलते हुए बाकी दो के काम में क्या करती है, एक तरीके से काम में एक तरीके से इंटरफेयर करती है। ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को देखा कि कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस इशू कर रही है गवर्नमेंट को। ठीक है, जो काम नहीं है जुडिशरी का काम है बताना कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत, लेकिन तुम ये बता रहे कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, तो कहीं ना कहीं बाकी दो ऑर्गन्स को डिसाइड करने देना चाहिए था ना कि कैसे काम किया जाना चाहिए। बट जुडिशरी ही बता रही है कि तुम ऐसे इस तरीके से काम करो, दैट इज़ रॉन्ग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर सुना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या पूरी की पूरी जुडिशरी अगर डायरेक्ट करने लगेगी हर बात पर कि गवर्नमेंट तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करने लगेगा जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के काम में इंटरफेयर करने लगे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी दूसरे घर को एक तरीके से छेड़ने की कोशिश करोगे तो दूसरे घर के लोग भी क्या करेंगे, आपके घर में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। नॉर्मल सा प्रिंसिपल है ना। उसी तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा दूसरे के काम में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर वो भी हमारे काम में इंटरफेयर करेंगे एंड कहीं ना कहीं जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो अफेक्ट हो सकती है, और हमें ये नहीं होने देना। हमें अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना है, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो दूसरे का काम है वो दूसरे ही करे, हम केवल अपना काम करें। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बोली, इस पर्टिकुलर चीज़ को बताया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ओवरऑल आइडिया अगर हम देखें, हमने इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझा, हमने पढ़ा कि जुडिशियल एक्टिविज्म के वजह से जुडिशरी एक बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले जो लोग जा नहीं पाते थे कोर्ट के पास, ऐसे गरीब लोगों को भी अब न्याय मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ PIL एंड बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच भी हुआ, और जो एक प्रिंसिपल था, एक बैलेंस ऑफ पावर था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं वायलेट हुआ, और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो लेजिस्लेचर के काम जो थे वो भी कहीं ना कहीं करने लगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जुडिशियल एक्टिविज्म में। ये उसका जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या पढ़ा हम लोगों ने, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ओवरऑल आइडिया क्या है कि काम करो, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करो, बट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को हमेशा रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करते हुए चलना है एक दूसरे की पावर्स को। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हम लोगों ने इस तरीके से अंडरस्टैंड करी। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।